वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ी डिमांड पे चलेगा क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के कुछ एग्जाम अगले हफ्ते आने वाले हैं। वैसे टॉपिक चाहे जब मर्जी पढ़ो आपको काम आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आप कर रहे हैं तो एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग 1997 में मैंने किया था टॉपिक ये वाला, ठीक है, और शुरू किया था, मतलब बाद में बहुत बार मास्टर्स में भी पढ़ा, सब जगह पढ़ाते रहे। पहली बार जब पढ़ा था 1997 में पढ़ा था, एंड बिलीव मी मैंने टॉपिक छोड़ दिया था एग्ज़ाम में। आज भी अगर कई बच्चों से पूछता हूँ ना कि ये टॉपिक करोगे, वो कहते हैं छोड़ देंगे सर। क्यों? क्योंकि नॉलेज समझ नहीं आ रही। क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग में? आप लोगों ने पढ़ा कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, मटेरियल, ओवरहेड्स, लेबर कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये टॉपिक होता है जो कि बड़ा आसान है, जिसको बच्चे छोड़ देते हैं। क्यों? नाम से घबरा जाते हैं, पता नहीं क्या है सर, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, कंप्लीशन, नियर कंप्लीशन, एस्केलेशन क्लोज। तो चलो स्किप करते हैं। स्किप मत करो, ये बल्कि स्कोरिंग टॉपिक है। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक इन कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। इसमें आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। अगर वो समझ आ गया, आपको क्लिक कर गया, तो आपका टॉपिक तो ईजी हो गया। हालांकि मैं खुद बोल रहा हूँ, जब मैंने ग्रेजुएशन की मैंने छोड़ा था इस टॉपिक को, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था। ट्यूशन थी नहीं मेरे पास डंकी की, मतलब ट्यूशन पढ़ लूँ या कुछ कर लूँ, जो भी था अरेंज करके अपना कर लिया जुगाड़। लेकिन अब करना है क्यों करना है? क्योंकि ये सिर्फ आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं करना। कल को आप जॉब करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो जो कि ये करती है, ये कौन करते हैं वो समझते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों इसकी कहानी। इसका टॉपिक का नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। तो आपको शुरुआत से समझाते हैं। 10 मिनट समझने के बाद में क्वेश्चन तो जल्दी हो जाते हैं इसके। हम जब कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो ना, मैंने एक शीट पर समझाने के लिए रखा हुआ है सिर्फ। ये देखो, ये इतना सा टॉपिक है, ये एक पेज और दूसरा पेज, 1.5 पेज ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है इसके अंदर। हमारे कंट्रीज में, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अब हर छोटी छोटी कंपनी चाहे बड़ी कंपनी हो, हर किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। किसी ने कहा कि मेरा घर बना दो, किसी ने कहा मेरा होटल बना दो, किसी ने कहा मेरी दुकान बना दो, किसी ने कहा मेरे घर पे ये रेनोवेशन कर दो। अब आप खुद सोचो, एज ए कंपनी ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मेरे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट अलग है, बी कॉन्ट्रैक्ट अलग है, सी कॉन्ट्रैक्ट अलग है, डी कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जिसमें हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर होता है, ये कॉन्ट्रैक्टर जानना चाहता है कि मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट पे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। एक कॉन्ट्रैक्ट पे, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं, किसी एक कॉन्ट्रैक्ट पे। मतलब वो हर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएगा, जिसमें वो उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे खर्चे दिखाएगा और उसकी सारी इनकम दिखाएगा। इनकम माइनस एक्सपेंस करके मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो मैं दिखाऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं कितना ट्रांसफर करूंगा इस कंपनी के अंदर, क्योंकि उस एक कॉन्ट्रैक्ट से कितना इनकम हुआ, कितने एक्सपेंस हुए, कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, वो मेरा खत्म होता है, लेकिन हर साल के एंड में। तो अब दिक्कत कहां फंसती है? दिक्कत कहां, मतलब हम जैसे स्टूडेंट को पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का तो काम है ये। हमारा कॉन्ट्रैक्टर जब कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल में कंप्लीट हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, 10 साल में हो। तो डेफिनेटली उस कॉन्ट्रैक्ट पे मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, वो जानने के लिए मुझको देखना पड़ेगा कि एंड ऑफ द ईयर, जब साल खत्म हुआ, तो हमने किया मुआयना। हमारा कॉन्ट्रैक्टी जिसने हमें ठेका दिया है, उसने ये बोला कि हमने उसको बोला पैसे दो, तो उसने कहा पैसे तो दे दूंगा, पहले घर चेक करो, मेरे संग आ जाओ, मेरा घर देख लो, मकान दुकान जो भी आप बना रहे हो वो देख लो, कितना सही है कितना गलत है, फिर पैसे दूंगा। तो हमने कहा ठीक है जी। हमने जब मुआयना किया तो कुछ वर्क को हमने कहा गुड, ये काम तो अच्छा हो गया आपका। कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कॉन्ट्रैक्टर को ये काम तो अप्रूव है। जो अप्रूव काम होता है उसको बोलते हैं हम वर्क सर्टिफाइड। अब बहुत सारा काम होगा, टेढ़ी दीवार हो गई जी, ये क्या फर्श बनाया चिपक रहा है, ये तो सही नहीं है, सीमेंट सही नहीं लगाया आपने, गलत है, दीवार टूट रही है, सीलन आ रही है।
तो वो आपका वर्क अप्रूव नहीं हुआ, उसको बोलते हैं हम वर्क अनसर्टिफाइड या नॉट सर्टिफाइड, कि भाई यहाँ पर अप्रूव नहीं है आपका ये काम, हम आपको पैसे नहीं देंगे इसके। तो इसका मतलब पैसे किसके मिलेंगे? पैसे मिलेंगे सिर्फ वर्क सर्टिफाइड के। तो सपोज आपका 80% वर्क सर्टिफाइड हुआ था और 20% अनसर्टिफाइड है अभी भी। अब आपके प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख के हिसाब से आपको कितने पैसे मिलने चाहिए? 8 लाख रुपए दे दो हमको, हमें 8 लाख रुपए दे दो और बाकी काम पूरा कर देंगे हम। लेकिन कॉन्ट्रैक्टी भी, जेन्युइन बात है, इसमें गलती कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्टी भी तो चला गया ना, वो कहेगा कि अगर मैंने तुमको पूरे 8 लाख दे दिए तो भाग जाएगा कल को, फिर मेरा काम कौन पूरा करेगा? तो कॉन्ट्रैक्टर को कभी पूरे पैसे नहीं दिए जाते, जितना भी वर्क सर्टिफाइड होता है उसका कुछ परसेंटेज कैश रिसीव होता है। तो लिखा जाता है कैश इज रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो अगर 8 लाख का काम अप्रूव हुआ है तो मैंने कहा मैं आपको 80% की पेमेंट करूंगा या 90% दूंगा या 70% दूंगा, तो जो वर्क सर्टिफाइड है मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ कैश, बस ये आपको मिलेगा। पूरा पैसा नहीं दूंगा आपको मैं, पूरा पैसा थोड़ी मिल सकता है, वरना आप भाग गए तो ये हो गया पहली कहानी खत्म कि वर्क सर्टिफाइड का कुछ पोर्शन पैसा मिलेगा, सारा पैसा नहीं मिलता, क्योंकि कुछ पैसा ब्लॉक करना पड़ता है वरना कॉन्ट्रैक्टर भाग सकता है। ऐसी सोच है और ऐसा एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में बहुत सारे। आपके अपने घर में भी कई बार आपने कुछ छोटे मोटे ठेकेदारों से काम कराया होगा, वो पैसे लेके चले जाते हैं, काम नहीं करते पूरा। तो उस चीज़ को रोकने के लिए हम वर्क सर्टिफाइड, जितना काम आपका अप्रूव हुआ है उसका कुछ पोर्शन हम पैसा आपको देते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर? गुड, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास 3 चीजें मेन है। एक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख वाला, एक वर्क सर्टिफाइड जितना भी सर्टिफाई अप्रूव हो गया, एक वर्क अनसर्टिफाइड जितना अप्रूव नहीं हुआ। तो वो हम कंप्लीट करेंगे 1 साल के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हर साल बनता है, उस हिसाब से काम किया जाता है। चलिए आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल से अकाउंट बना दो सिर्फ मैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एक टी शेप अकाउंट बनता है दोस्तों, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, वही पर्टिकुलर अमाउंट पूरा बनाते हैं। जैसे हम बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपने, कहीं भूल ना जाओ, इसलिए गलती नहीं, मैं लिख रहा हूं पूरा का पूरा। पर्टिकुलर अमाउंट। सर आप तो कहते थे कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर्मेट नहीं होते, मैंने कहा फॉर्मेट नहीं होते कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होते, लेकिन अकाउंट का फॉर्मेट तो शुरू से चल रहा है ना, पापा वाला, ये पापा ही तो है ना, P पापा साथ चलते हैं हमेशा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट तो आपने करना क्या दोस्तों, इधर डालने सारे खर्चे जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, और इधर डालने सारे के सारे आपने इनकम जो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होती है, डेबिट और क्रेडिट साइड पे। तो हमने एग्जाम्पल ले रखे हैं। किसी भी काम को पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 एलिमेंट होते हैं। मटेरियल गिवन होगा क्वेश्चन में, लेबर मतलब वेजेस गिवन होंगे, ओवरहेड्स गिवन होगा। अब 2 ऑप्शन से तरीका समझा रहा हूं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम नजदीक है आप लोगों के। प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी एक मशीनरी कंस्ट्रक्शन साइट पर रख दी, जब काम पूरा हुआ मशीनरी वापस ले ली। तो इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में मशीनरी कितनी यूज हुई, जितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हुआ। तो आपने करना क्या है, हम 2 तरीके से, एक प्लांट इशूड। अब इस प्लांट में से ये मटेरियल इशूड, इस मटेरियल में से अगर कुछ लॉस हो गया, जैसे लॉस हो गया, लॉस्ट मटेरियल, तो वो तो यूज नहीं हुआ ना, तो इसलिए हटा दिया हमने। प्लांट इशू किया था तो उसमें से कुछ प्लांट हमारा डिफेक्टिव निकला, रिटर्न कर दिया हमने, तो वो तो यूज नहीं हुआ ना, हटा दिया हमने। तो कितना इशू किया था, कितना बच गया प्लांट एट साइट, ये कितना बच गया। तो ये सब चीजें आपको देखोगे ना, अगर सपोज प्लांट था हमारा 20,000 का, इसमें से हमारा 2,000 का हमने वापस भेज दिया, तो कितना यूज किया, 18,000 का।
लेकिन आज भी हमारे पास बचा हुआ कितना है 10,000, तो कितना यूज हुआ 8,000, तो सिर्फ 8,000 हमारा एक्सपेंस है उस प्लांट पे। या तो उसकी कैलकुलेशन अलग से करके आप सिर्फ 8,000 दिखा दो, लेकिन बेटर रहेगा हम पूरा दिखाएं। एग्जाम्पल चल रहा है। फिर एक लिखते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड। मतलब कितना काम आपका अप्रूव हो गया, कितना काम आपका अप्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हम रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो जितना भी काम टोटल कर दिया हम उस पूरे को अपनी इनकम मानते हैं, मिला नहीं मिला बात की बात है। तो अब आपने क्या करना है, जब पूरी इनकम में से पूरे एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। उस कॉन्ट्रैक्ट पे एक साल में जितना प्रॉफिट हुआ उस पूरे के पूरे प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बांट सकते। आई रिपीट, जितना भी प्रॉफिट आपको एक साल में होगा पूरे प्रॉफिट को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते। तो कुछ पोर्शन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और कुछ जाएगा रिजर्व्स में। क्यों रिजर्व में? इसलिए क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अभी भी पैसे चाहिए हमें, तो उस पैसे को, पूरे पैसे को हम प्रॉफिट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए कुछ पैसा प्रॉफिट में जाएगा और कुछ पैसा हमारा रिजर्व में जाएगा। तो क्वेश्चन राइज ये होता है कि कितना प्रॉफिट में जाएगा और कितना रिजर्व में जाएगा। सपोज हमारा प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए का, 2 लाख का प्रॉफिट आया, तो कितना प्रॉफिट में डालूं, कितना मैं रिजर्व में डालूं। तो पहले इस कहानी को समझ लो, यहाँ जितने एक्सपेंस होंगे वो आएंगे, या जितनी इनकम होंगी वो आएंगी। इनकम या बचा हुआ सामान सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट या लॉस होगा, वो हमें कहाँ ट्रांसफर करना है वो अभी 2 मिनट में समझाता हूँ आपको मैं। फिर एक क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर खत्म। उसके अलावा कुछ नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर। कुछ चीजें एडिशनल है वो बताऊंगा बाद में, पहले ये समझ लो आज। ठीक है, करें आगे, कहानी आगे बढ़ाएं। चलिए, प्रॉफिट, इसकी हेडिंग डाल लो आप लोग नोट्स के अंदर, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही हो गया खत्म तो सारा पैसा प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन ये जब रूल बनाना है हमको कितना प्रॉफिट कितना रिजर्व, उसको डालते हैं हम प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रखना, इसके आगे मैं हेडिंग लिख रहा हूं एक, विद रिस्पेक्ट टू वर्क सर्टिफाइड। क्योंकि हमारा जो पैसा मिलेगा वो वर्क सर्टिफाइड बेस पे मिलेगा, तो प्रॉफिट भी जो ट्रांसफर होगा वो वर्क सर्टिफाइड बेसिस पे ही होना चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ रूल्स लिखने जा रहा हूं, उसको हमेशा याद रखना है। सबसे पहले स्टार लिख रहा हूं, ये रूल नहीं है, ये याद रखना है हमेशा। कंपेयर वर्क सर्टिफाइड विथ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये रूल आपको फॉलो करने के लिए वर्क सर्टिफाइड को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा। एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख और वर्क सर्टिफाइड हुआ 5 लाख का, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर वर्क सर्टिफाइड हुआ 2.5 लाख का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10 लाख, तो इसका मतलब वर्क सर्टिफाइड हुआ 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर उससे भी कम हुआ तो लेस देन 1/4। मैं बार बार 2 चीजें को बोल रहा हूं, एक है 1/4, एक है 1/2, 1/2। इनको आपको दिमाग में रखना है, तो ही हम इसको जल्दी से कर पाएंगे। तो रूल नंबर 1, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, 2.5 लाख से भी कम हुआ है अब तक अप्रूव, तो दोस्तों कुछ भी पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफर मत करना।
अगर 2.5 लाख से भी कम हुआ है, मतलब 1/4 से भी कम हुआ है, तो कुछ भी पैसा प्रॉफिट में ट्रांसफर मत करना, सारा का सारा पैसा रिजर्व्स एंड सरप्लस में डाल देना। मैं यहां लिखता हूं ट्रांसफर टू, पहले मैं बना लूं, उसके बाद आप ना अपने नोट्स बनाना, इसको पोस्ट करके मैं आपको जगह दूंगा पूरी, चिंता मत करो। ट्रांसफर टू, तो रिजर्व एंड सरप्लस, कंप्लीट पैसा जितना भी प्रॉफिट है सब रिजर्व सरप्लस में डाल दो। ये तो अभी प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ ढंग से, प्रॉफिट में मत डालो, बचा लो, काम करने का पैसे काम के लिए काम आएंगे। नंबर 2, इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/4, भाई 2.5 लाख से तो ऊपर चला गया, बट लेस देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उस केस में आपने कितना पैसा ट्रांसफर करना है? उस केस में आपने ट्रांसफर करना है 1/3, याद रखना ऐसे 1/3 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड। अभी याद है मैं शुरुआत में क्या कहा था कि जितना वर्क सर्टिफाइड होगा उसका सारा पैसा नहीं मिलेगा, उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। सपोज आपको कैश गिवन है, वर्क सर्टिफाइड गिवन है, तो कैश डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज आ गई। अगर गिवन है 60% पैसा मिला तो मल्टीप्लाई 60% कर देना है यहाँ पे बस। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा अभी इसके बाद तो आपको समझ आ जाएगा। तो 1/3 ऑफ द प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट में, और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो रिजर्व्स में। नंबर 3, इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2, अरे वाह प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छे चल रहा है हमारा, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ अब तक। उस केस में ये जो 1/3 है ना, इसको 2/3 करना है बस आपने। इस 1/3 को 2/3 मल्टीप्लाई प्रॉफिट मल्टीप्लाई वही कैश परसेंटेज, कि कितना परसेंट कैश आपको मिला है वर्क सर्टिफाइड के अगेंस्ट में। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे सर आपने सब कुछ बता दिया, अगर लॉस हुआ तो? इफ लॉस, तो लॉस ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्ट डाल दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी लिख दो। चलो, तो आपको याद क्या रखना है, अगर हमारे वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से भी कम है तो सारा का सारा पैसा रिजर्व में डालो। अगर 1/4 और 1/2 के बीच में है तो 1/3 इनटू कैश परसेंटेज प्रॉफिट में, बाकी रिजर्व में डालो। अगर 1/2 से ज्यादा है तो 2/3 मतलब 75% पैसा डाल दो उठा के आप अपने प्रॉफिट के अंदर, बाकी सारा रिजर्व में। छोटा सा काम रह गया, हम पूरा कर देंगे। ठीक है, इसको जल्दी से नोट्स बना लो, आप इसको पॉज करो और इसके नोट्स बना लो। मैं हटा हुआ हूँ साइड में, मुझे फीडबैक मिलता है, मैं बोर्ड के आगे बहुत आता हूँ, कोई बात नहीं, अभी मैं हटा हुआ हूँ। तो आपके पॉज के लिए मैं इसको ब्रेक देता हूँ, बाकी जूम जितना हो सके मैं कर ही रहा हूँ आपके लिए। आप इसको उतार लो, फिर मैं कराता हूँ एक क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी से। चलिए डन। अच्छा, हमारे कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आप तो बड़ी जल्दी खत्म कर रहे हो, हमारे टीचर ने तो बताया था एस्केलेशन क्लॉज भी होता है एक। ये सर नाम के लिए बता रहा हूँ आपको, बीकॉम पास वालों के लिए थ्योरी में आता है क्वेश्चन कभी कभी। और एस्केलेशन क्लॉज, एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्टी को बोला, ठेकेदार ने बोला जिसने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसको कि भैया मेरा इतना सामान बनेगा, इतना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। और कॉन्ट्रैक्टर से हमने शर्तें रख दी कि ठीक है अगर हमारा प्रोजेक्ट टाइम पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ऐसे काम करना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी अपनी एक कंडीशन रखता है अपने कॉन्ट्रैक्टी के सामने
कि सर क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है पूरे 10 लाख के अंदर, कल को सामान के प्राइजेस बढ़ सकते हैं। तो हमने कहा हाँ जी बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल समझा रहा हूँ सर, इट कैन बी एनीथिंग, वो क्लॉज में लिखा होता है। उसने कहा कि सर देखो मार्केट के अंदर ना जो मटेरियल है, लेबर है या छोटे बड़े एक्सपेंस है, इन दोनों के प्राइस बड़े ना फ्लक्चुएट करते हैं। तो मैं कहता हूं चलो अप टू 5% या 10% तक तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उस 10 लाख में मैं कवर कर लूंगा। मतलब उसका प्राइस अगर 5-10% ऊपर बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनके प्राइसेस मोर देन 5% या 10%, जैसा भी आपके पेपर में गिवन होगा, ये बढ़ता है तो सर मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को बढ़ा दूंगा। देन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इंक्रीज्ड, जैसा भी क्वेश्चन में कहा जाएगा। तो एस्केलेशन का क्लॉज होता है, क्लॉज मतलब कंडीशन होती है कि अगर कल को मार्केट में मटेरियल या लेबर के प्राइस बढ़े एक लिमिट से ज्यादा, तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ा दूंगा। ये आपको थ्योरी में क्वेश्चन आता है, आप अगर बुक्स में पढ़ा देखोगे तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप थ्योरी के अंदर आपको गिवन होगा इसका पार्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप मास्टर्स लेवल पे कोर्स करते हैं, सीए इंटरमीडिएट कुछ करते हैं, तो वहां पे इसके फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आते हैं। ऑलराइट, यहां से हटाते हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन को, मैं आपको क्वेश्चन लिखने का टाइम दूंगा, फिर हम सॉल्व करेंगे उसको। दोस्तों क्वेश्चन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, और ये क्वेश्चन करने के बाद आई कैन एश्योर यू कि आपको 80% तक क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। फिर प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस के बाद जो डाउट आता है कमेंट में लिखना और उसका क्वेश्चन लिख के भेजना, ताकि मैं आपको बता सकूं क्या कैसे सॉल्व होगा ये पार्ट। एक क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, सीपी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस नहीं है, 10 लाख का। मतलब हमारे ठेकेदार ने ठेका लिया 10 लाख रुपए का, उसमें मटेरियल इशू किया 3 लाख का, डायरेक्ट वेजेस किए 2,30,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे करे 22,000, इनडायरेक्ट वेजेस 6,000, वर्क सर्टिफाइड हुआ 7,50,000 का। मतलब ठेकेदार को जो अप्रूव हुआ 7,50,000 का काम हुआ, और वर्क अनसर्टिफाइड हुआ 8,000 का। मटेरियल साइड पे जो भेजा वो 5,000 का था, प्लांट जो इशू किया वो 14,000 का, और जो कैश मिला हमारे कॉन्ट्रैक्टर को वो मिला 6 लाख, और वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड, जो प्लांट की लास्ट की प्राइस थी वो थी 7,000। इसका मतलब 14,000 का प्लांट इशू किया, 7,000 का बच गया, तो कितना खर्च हुआ 7,000 का। अब आपने करना क्या, बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, विदाउट पुटिंग मच प्रेशर ऑन योर माइंड, क्योंकि ये बहुत आसान से टॉपिक्स होते हैं। क्योंकि मैं अभी कैलकुलेटर लेकर चल रहा हूं, इसलिए मैं सीधे सीधा जो कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं उसको यूज करेंगे हम। ओके, सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे, मटेरियल इशूड। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, आपने पूरा बनाना है, पर्टिकुलर अमाउंट। अभी मैं अपने टाइम और बोर्ड के स्पेस को देखते हुए सीधा आंसर करूंगा। मटेरियल देखो सीधा सीधा कुछ भी नहीं छूटेगा, सब आएगा। मटेरियल 3 लाख, डायरेक्ट वेजेस मतलब लेबर 2,30,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 22,000, इनडायरेक्ट वेजेस 6,000, वर्क सर्टिफाइड यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है हमारे पास 7,50,000 का, ये लीजिए सर, और अनसर्टिफाइड कितना है सिर्फ 8,000 का। इसका मतलब प्रोजेक्ट तो पूरा होने को आ गया हमारा, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे 7,58,000। मटेरियल एट साइट मतलब जो मटेरियल इशू किया था, अब बचा कितना है 5,000, तो बाय मटेरियल 5,000 का मटेरियल बच गया। प्लांट कितना इशू किया, प्लांट इश्यूड
डेफिनेटली मैं नहीं सिखा रहा, टू मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस आपको लिखना है वो, ठीक है, टू मटेरियल टू डायरेक्ट वेजेस, टू मटेरियल टू प्लांट, ऐसा कुछ लिखना है। कितना इशू किया? 14,000 का। और बाय प्लांट कितना बच गया? 7,000 का। अगर मैं चाहूं एज ए स्टूडेंट, एज ए अकाउंटेंट, तो मैं सीधा लिख सकता हूं टू प्लांट एक्सपेंस 7,000, क्योंकि 14,000 का इशू किया, 7 का बच गया, तो खर्च कितना हुआ? 7,000। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 7,000 लिख सकता हूं, उसको नाम दूंगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 7,000, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन ही है जो खर्चा है मेरा, बाकी तो कुछ है नहीं। उसके अलावा क्या बचा क्वेश्चन में? वैल्यू ऑफ द प्लांट खत्म हो गया 7,000। कैश रिसीव्ड, इस पे आएंगे हम बाद में, क्योंकि इसके बेस पे होती है वर्किंग, कॉन्ट्रैक्ट की भी और बैलेंस शीट की भी। डोंट वरी, मैं बैलेंस शीट सिखाऊंगा अभी आपको, अभी मैंने बंद नहीं किया है, इस क्वेश्चन के साथ बैलेंस शीट सिखाऊंगा आपको। ये पार्ट खत्म हो गया। अब करना क्या रह गया? टोटलिंग करो, आंसर निकालो। ये टोटलिंग करो दिस साइड की, टोटलिंग ऑफ दिस साइड, माइनस करोगे तो हमारे पास आता है टोटल प्रॉफिट, वो आ रहा है 1,98,000 का, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और कुछ रिजर्व्स में। कैसे निकालना है? रूल याद रखो, इफ वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 1/4। अब वर्क सर्टिफाइड कितना है? 7,50,000। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 10 लाख। ये तो 1/4 से ऊपर है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 बट लेस देन 1/2, 1/2 कितना होता है? 5 लाख। ये तो 5 लाख से भी ऊपर है, तो इसका मतलब थर्ड रूल अप्लाई होगा। इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2 देन 2/3। अब इसको सॉल्यूशन के लिए मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूं, यहां से क्वेश्चन आपके पास होगा, सॉल्यूशन वहां पे चल रहा है, यहां वर्किंग दिखा रहा हूं। तो आपने कैसे करना है इसको? अरे यार मैंने मिटा दिया। कैश रिसीव कितना था? कैश रिसीव था 6 लाख रुपए, उसका यूज करेंगे अभी हम, ठीक है। तो आपने कैसे निकालना है? प्रॉफिट विल बी 2/3 इंटू प्रॉफिट मल्टीप्लाई, कितना कैश मिला, कितना वर्क सर्टिफाइड था, तो कैश अपॉन वर्क सर्टिफाइड 2/3 मल्टीप्लाई, ये आएगा मेरा पास टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,98,000। दिस टोटल माइनस एक्सपेंस इंटू 1,98,000 मल्टीप्लाई, कैश है 6 लाख जो मिल चुका है और 7.5 लाख का वर्क सर्टिफाइड है। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इट इज कमिंग अराउंड 1,05,600, 1,05,600, 1,05,600 चला गया मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस मतलब 1,98,000 माइनस 1,05,600, ये जो आएगा हमारे पास वो आएगा 92,400, ये जाएगा मेरा रिजर्व में। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,600 तो गया प्रॉफिट में और रिजर्व में चला गया 92,400। ये आपका खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जल्दी से देख लो जो मैंने आपको कराया है। ये रूल जो हमने पहले पढ़े थे वहां से आया। अगर कोई प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन है तो भी 2/3 ही करना है आपने, ये मत देखना कि कंप्लीट हुआ नहीं। इनकम्प्लीट है मतलब इनकम्प्लीट है। कंडीशन 3 ही रहेंगी, लेस देन 1/4, लेस देन मोर देन 1/4 बट लेस देन 1/2 और मोर देन 1/2। अगर बीच की कंडीशन है तो 1/3 इंटू प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, नहीं तो 2/3। और अगर लॉस हुआ तो लॉस का लॉस पूरा का पूरा यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये सब तो ठीक हो जाता है, फिर भी समझ आ रहा है बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। इसकी बैलेंस शीट भी तो क्वेश्चन बनानी होती है। तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट होता है, एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ टुकड़ा, सारी बैलेंस शीट नहीं बन सकती बिकॉज कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट का काम है, ये पूरी कंपनी का नहीं है ये। तो अभी मैं इसको हटा दूं, ठीक है। 5 4 3 2 1 हटा रहा हूं। तो आप प्लीज ये मत बोलना कि मैं अड़ा हुआ बोर्ड के आगे। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि बोर्ड की रिकॉर्डिंग की सेटिंग ऐसे कर दूं कि आप लोगों को कभी तकलीफ ना हो कॉपी करने में और रोक के देखने में।
अब हमें बनाना होता है साथ में इसके दोस्तों बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। दूसरा पेन कहाँ चला गया यार, चले आपने कैसे करना है, मेरे पास फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे इसको। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, याद रखना आपने लिखना है ये एक्सट्रैक्ट, वर्ड यूज करना है बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, क्योंकि टुकड़ा है उसका। इसमें आपको कैसे फॉर्मेट होता है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ये एसेट साइड है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, कितना कितना है 7.5 लाख, 8,000, इन दोनों को कर दो ऐड। इसमें से माइनस करो रिजर्व्स, जो आपने पैसा ट्रांसफर किया रिजर्व में 92,400, ये आ गया माइनस में। फिर माइनस कितना कैश आपको रिसीव हुआ है इस प्रोजेक्ट के बेस पे, वो था 6 लाख का। ये जो आएगा दैट विल बी टेकन एज वर्क इन प्रोग्रेस। तो 7.5 लाख प्लस 8,000 माइनस 92,400 माइनस 6 लाख, ये जो आएगा आपका आ गया वर्क इन प्रोग्रेस। ये आप टोटलिंग कर लेना, कैलकुलेटर में बस फिलहाल नहीं है। फिर जो प्लांट बचा था उस प्लांट को डाल दो, प्लांट 7,000। फिर आपने कहा था सर मटेरियल बचा था, मशीन इक्विपमेंट कुछ बचा था, सब डाल दो उठा के। चलो इधर आ जाओ, कोई खर्चे अगर आउटस्टैंडिंग रह गए हैं, कोई आउटस्टैंडिंग वेजेस है, क्वेश्चन में गिवन होगा तो, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो वो यहां पे लिख दो। और टोटलिंग नहीं करना, देखो मैं लिख देता हूं, टोटलिंग मत करना। कहीं पता चले भावुक हो जाओ, सर मैच नहीं कर रहा, क्या करें, मैच नहीं कर रहा। दोस्त मैच नहीं करेगा क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, टुकड़ा है छोटा सा, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, मैच नहीं करती। ठीक है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जिसको हम हवा बना के रखते हैं अपने लाइफ के अंदर। बहुत छोटा टॉपिक है, हार्डली आधा घंटा आप दे दो सिर्फ। और प्लीज नहीं समझ आए दोबारा देखो इसको, कहीं डाउट आता है मिनट लिख के बता दो कौन से मिनट पे डाउट है, मैं जैसे ही देखूंगा कमेंट बॉक्स आपको रिप्लाई करूंगा। बट ये वादा चाहिए आपसे कि इसको छोड़ोगे नहीं, आप एग्जाम में भी आएगा तो करके आना, ठीक है। और समझ आ रहा है तो प्लीज़, एक टीचर को इससे अच्छा कुछ बात नहीं मिलेगी यूट्यूब पे कि अगर आप उसको लाइक मारेंगे। तो आप प्लीज़ इस टॉपिक को समझो, बाकी जो टॉपिक आने वाले हैं जो हो चुके हैं उसको आप पढ़ते चले जाओ। जो भी डाउट है मुझसे मांगो, कोशिश करूंगा जितना कमेंट पे मैं रिप्लाई कर पाता हूँ। आज की डेट में एक टाइम ऐसा था जब 10-10, 5-5 कमेंट होते थे मुश्किल से, आज की डेट में मेरे पास 100 कमेंट होते हैं। मैं जितना कोशिश करता हूँ जो रेलेवेंट होते हैं उसको रिप्लाई करता जरूर हूँ, और आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से। तो दोस्तों अभी आपने क्या करना है, जल्दी से दे दो मेरी फीस। मेरी फीस क्या है, नीचे बटन दबा दो, लाल रंग का सब्सक्राइब दबा दो उसको, और बेल आइकन दबा दो, ताकि जो चैप्टर नेक्स्ट आएगा, जो चैप्टर आने वाले हैं उसके नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग, रिकंसिलिएशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड आपका एक टॉपिक है हमारा कॉस्ट शीट। हमारे कुछ बच्चों ने कहा सर कॉस्ट शीट नहीं कराई, मेरे को लगा था हो गया होगा, मैं करा दूंगा अभी आपको। तो प्लीज़ इनको आप लाइक करते रहो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर जरूर करो, ताकि उन बच्चों को हेल्प हो सके जिनको ट्यूशन्स के लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है और आपको नहीं पता किस किस को होती है, हम किसी के घर में जाके पता नहीं करते। तो इसलिए आप अपने सारे दोस्तों के संग चैनल को शेयर करो और उनकी हेल्प करो। ऑलराइट, विद दैट नितिन गोयल टेक्स योर लीव। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।